हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका शिक्षा सारथी प्लेटफॉर्म पे। मैं अभी यादव। इससे पहले हम लोगों ने बाकी क्लासेस में देखा है कि किस तरीके से वैदिक काल आया और वैदिक काल में मतलब क्या चार वेद रहे, चारों वेद में क्या क्या रहा, 10 मंडल रहे ऋग्वेद में। और बाकी उसके बाद जो वेद आए, अथर्ववेद को ब्रह्म वेद कहा गया। तो वैदिक काल जब शुरू किए तो हम लोगों ने इसमें देखा कि वेदों में किस प्रकार से बाकी चीज़ें क्या क्या हैं और किस प्रकार से इंद्र को सोमापा भी कहा जाता क्योंकि वो सोम रस का पान करते, और बाकी चीज़ें रहीं। तो इन चीज़ों को हम देखे हैं और आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग ऋग्वैदिक समाज। क्योंकि बाकी चीज़ें हमने देखा, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये देख सकें कि उस टाइम का समाज कैसा था, उस टाइम की अर्थव्यवस्था कैसी थी, उस समय किस प्रकार के जो हमारा पूर्व वैदिक काल रहा उसका समाज कैसा था, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, उसके आर्थिक जीवन कैसे थे, किस प्रकार से वो गाय एक संपत्ति के रूप में मानी जाती थी, किस प्रकार से महिलाओं की स्थिति थी। तो ये चीज़ें हमारे लिए जानना ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे, ठीक उसका हम लोग कंपेयर एक तरीके से कंपैरिजन करेंगे उत्तर वैदिक काल से कि किस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में बाकी परिवर्तन आए, किस प्रकार से जो पूर्व वैदिक काल में चीज़ें रहीं उत्तर वैदिक काल आते आते भेदभाव जैसी चीज़ें शुरू हो गई थी। तो इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि वेद में जो ऋग्वेद है उसमें 10 मंडल होते हैं। जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई, वो भी कर्म के आधार पर रहा। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम देखे हैं। आज हम देखेंगे ऋग्वैदिक समाज। ठीक है, यानी कि उस समय जो पूर्व वैदिक काल का समाज रहा, जो वैदिक काल रहा, वैदिक काल रहा। वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग वैदिक काल में देखते हैं कि जो वैदिक काल है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच है। ठीक है, इसके बाद जब हम दूसरा देखते हैं तो वो है 1000 बीसी से 600 बीसी। ठीक है, जब हम इन दोनों को देखते हैं तो हम लोग देखते क्या है इसमें कि ये वाला जो है ये रहा पूर्व वैदिक काल। ठीक है, पूर्व वैदिक काल रहा। जो 1000 बीसी से 6000 बीसी तक रहा है वो रहा है हमारा, क्या रहा है, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल। हम इन दोनों में देखें तो हमने देखा कि किस प्रकार से कौन कौन से सोर्स रहे। जैसे कि हमें पूर्व वैदिक काल की जो जानकारी है वो हमें वेदों से मिलती है। वो भी सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है, जो स्रोत है, वो हमारा ऋग्वेद है। ठीक है, यानी कि पूर्व वैदिक काल का सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वो है ऋग्वेद। ठीक, इसके बाद हम जब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल में हमें देखते हैं कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, और जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों से यहाँ सोर्स मिलते हैं हमें। ब्राह्मण ग्रंथ जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण और बाकी हुए, उपनिषद भी लिखने जाने शुरू हो गए थे उत्तर वैदिक काल आते आते। तो जब उपनिषद लिखे जाने शुरू हो गए थे तो उपनिषदों से भी इनकी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद हुए। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे उपनिषद। ठीक है, अगर हम बात करें तो उसके बाद जो ब्राह्मण ग्रंथ रहे। ठीक, तो इनसे हमें उत्तर वैदिक काल की जो जानकारी है वो मिलती है। ठीक है, जो उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच रहा, ये चीजें हमने इससे पहले के क्लासेस में देखा हुआ है। आज हम देखेंगे कि ये जो पूर्व वैदिक काल रहा, इस पूर्व वैदिक काल, ये समाज कैसा था। जो 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच का जो समय रहा, उस टाइम जो वैदिक काल का समाज रहा, जो पूर्व वैदिक काल रहा, समाज कैसा रहा, हम आज ये देखने वाले हैं। तो आइए और चलते हैं समाज की ओर और देखते हैं उस समय का समाज कैसे रहा, आज का समाज कैसा है। थोड़ा उससे भी हम लोग कंपेयर करेंगे, उत्तर वैदिक काल में कैसा समाज हो गया उससे भी हम लोग कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं जो पूर्व वैदिक समाज है। ठीक है, ये समाज कब से कब तक की हम बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा क्या है, 1500 बीसी से 1000 बीसी।
लगभग 400 से 500 साल के बीच का हम लोग समाज देखेंगे कि ये समाज कैसा रहा। इसको हम लोग ऋग्वैदिक समाज भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ऋग्वैदिक समाज भी कह सकते हैं। ठीक, जब हम देखेंगे ऋग्वैदिक समाज या पूर्व वैदिक समाज, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इनकी वर्ण व्यवस्था कैसी थी, क्योंकि समाज कैसा है, किस प्रकार से विभाजित है, किस प्रकार से एक है, ये देखना जरूरी। कोई भी समाज हो, सबसे पहले हमें ये देखना जरूरी होता है कि वो समाज कैसा है, समाज में लोग कैसे हैं, क्या उस समाज में धर्म के रूप में बटा हुआ है, जाति के रूप में बटा हुआ है, या एक साथ मिलकर एक ही धर्म के व्यक्ति रहते हैं, किस प्रकार से किसी को ऊंचा या किसी को नीचा देखा जाता है, क्या वहाँ कर्म के आधार पर ऊंचा या नीचा देखा जाता, क्या सब लोग समान होते, सबका सम्मान होता। तो ये चीज़ें जब हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि समाज उस टाइम का कैसा रहा। ठीक, तो हम लोग जब इसका देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इस समय का जो वर्ण व्यवस्था रहा, ठीक है, वर्ण व्यवस्था रहा। फिर हम लोग देखेंगे इसके बाद कि स्त्रियां जो थी उनकी क्या दशा थी पूर्व वैदिक समाज में, जो वुमेन्स थी, जो महिलाएं थी, उनकी क्या स्थिति थी। ठीक है, जब हम इसकी बात करेंगे तो हम इसमें देखेंगे किस प्रकार से महिलाएं सभा समितियां और विदत में भाग लेती थी, सभाओं में भाग लेती थी, तो महिलाओं को संपत्ति का अधिकार या राजनीतिक अधिकार था या नहीं था, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे इसमें कि स्त्रियों की परिस्थिति कैसी रही। सबसे पहले जब हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो वर्ण व्यवस्था में हम देखते हैं क्या होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, शूद्रास, ये जो चार हैं इस तरीके से बटा हुआ समाज है। ठीक, ये समाज कर्म के आधार पर है। कैसे, तो जब हम इसको देखते हैं तो ऐसा भी हो सकता था, ये जो समाज था इसमें क्या होता था कि एक ब्राह्मण व्यक्ति क्षत्रिय से भी विवाह कर सकता, ब्राह्मण व्यक्ति वैश्य से भी विवाह कर सकता, ब्राह्मण व्यक्ति शूद्र से भी विवाह कर सकता। जब हम देखेंगे इसी का ठीक उल्टा आप कर दीजिए अब, तो क्या रहा, तो हम देखेंगे कि शूद्र जो है वैश्य से विवाह कर सकता, शूद्र जो है क्षत्रिय से विवाह कर सकता, शूद्र जो है ब्राह्मण से विवाह कर सकता। ठीक इसी तरीके से जब हम देखेंगे तो जो क्षत्रिय है वो वैश्य से विवाह कर सकता, जो क्षत्रिय है वो शूद्र से विवाह कर सकता, और क्षत्रिय ब्राह्मण से विवाह कर सकता। ठीक इसी प्रकार से वैश्य और शूद्र बाकी सब जो वर्ण हैं, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये प्रतिलोम और अनुलोम विवाह का प्रचलन था ऋग्वैदिक समाज में। जो प्रतिलोम विवाह और अनुलोम विवाह है, ठीक है, इसका हमें प्रचलन दिखाई पड़ता है पूर्व वैदिक समाज में। ठीक है, यानी हम बात करें पूर्व वैदिक समाज में तो कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में विवाह कर सकता था। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि प्रतिलोम विवाह और अनुलोम विवाह क्या है। ठीक है, तो जब हम देखते हैं प्रतिलोम विवाह और अनुलोम विवाह, तो इसमें ये इनको जो है कुछ तरीकों से और भी चीज़ें कह दी जाती, जैसे हम लोग जब बात करेंगे तो इनको मुख्य रूप से क्या कह दिया जाता, तो हम कह सकते हैं कि इनको कई वर्णों में अलग अलग वर्ण में जो शादी कर रहे हैं, ठीक है, कोई किसी वर्ण में शादी कर सकते हैं, यानी हम इसको वर्ण संकर कहें। ठीक है, कि वर्ण संकर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि प्रतिलोम विवाह और अनुलोम विवाह क्या है, क्योंकि जब विवाह पढ़ेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि पूर्व वैदिक समाज जो है उसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में विवाह कर रहा है। हम लोग यहाँ दिख रहे हैं जिसको हम लोग अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह क्या है। तो जब हम अनुलोम विवाह की प्रतिलोम विवाह की बात करते हैं, तो प्रतिलोम विवाह में हम देखते हैं कि अगर जो महिला निम्न वर्ग की है, ठीक है, इसके नए लेते हैं पेज। ठीक है, जब हम विवाह की बात किए तो क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जब हम ये देख रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में
विवाह कर सकता है। ठीक है, जब हम ये चीजें देख रहे हैं तो हमने इनको क्या कहा कि ये प्रतिलोम विवाह है और अनुलोम विवाह। ठीक है, इन विवाहों को क्या कहा जाता? प्रतिलोम और अनुलोम। क्यों? क्योंकि ये लोग अलग अलग वर्णों में विवाह कर सकते थे। ठीक है, अब ये इनको हम लोग वर्ण संकर कहते हैं। ठीक, यानी कि कई वर्ण मिक्स्ड हो जाते एक तरीके से। ठीक है, ये मिक्स्ड वर्ण हो जाता, इस वजह से इनको वर्ण संकर भी कहा जाता। ठीक, अब हम बात करें तो जो अनुलोम विवाह है, अगर जो महिला है, अगर वो महिला निम्न, ठीक है, और पुरुष उच्च वर्ण से हो। ठीक, यानी महिला निम्न वर्ण से हो, पुरुष उच्च वर्ण से हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह कहते हैं। जब हम प्रतिलोम विवाह की बात करेंगे तो जो पुरुष है, इसमें क्या है? प्रतिलोम विवाह में पुरुष ठीक है, अब जब हम पुरुष की बात करेंगे तो पुरुष निम्न वर्ग से हो। ठीक है, और जो महिला हो वो क्या हो? उच्च वर्ग से हो। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से विवाह हुआ। हमने देखा कि कई अलग अलग जो वर्ण के व्यक्ति हैं या वो अलग अलग वर्ण के महिला और पुरुष हैं, वो अलग अलग वर्णों में शादी विवाह जैसी चीज़ें करते रहे। ठीक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं शादी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है, एक समझौता है। शादी का मतलब है कि आप किसी के साथ रह रहे हैं, एक समझौता है कि हम एक तरीके से अपने जीवन की बेहतरी के लिए, ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे देखा जाने से कई जगहों पे ये चीज़ें देखी भी जाती हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देख लिए किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था रहा। अब हम लोग देखेंगे ऋग्वेद में और चीज़ें क्या हैं। ठीक है, जब हम ऋग्वेद में देखेंगे तो पूर्व वैदिक समाज की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें वर्ण व्यवस्था में हमने देखा वर्ण संकर जैसी चीज रही है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो यहाँ पे पूर्व वैदिक काल रहा, पूर्व वैदिक समाज रहा, इसमें क्या रहा? तो जो ऋग्वेद में क्या होता, ऋग्वेद में क्या होता है कि जो सभी जन होते एक साथ मिलके रहते। ठीक है, उन सबको क्या कहा जाता? विष। ठीक है, यानी कि जो सभी जन, जो समस्त जन हैं वो एक साथ रहते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? विष। ठीक है ना, ये उनका समाज है, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई ऊंचा या नीचा नहीं है, सारे लोग इस तरीके से हैं। लेकिन फिर होता क्या है कि अब अगर हम बात करें तो ऋग्वेद जो ऋग्वैदिक समाज रहा, या अगर हम बात करें कि जो पूर्व वैदिक काल रहा, इसमें जो संपत्ति है वो क्या है? तो मुख्य रूप से इनका संपत्ति में क्या देखा जाता? इनके पास क्या होती? अगर हम बात करें तो गाय, संपत्ति यही था। आपके पास कितने गाय हैं और बाकी चीजें हैं, संपत्ति के तौर पे, ये संपत्ति के तौर पे देखा जाता। ठीक है, अब हम जब देख रहे हैं कि जो विष कहा जाता है, जो समस्त जन होते, सारे जन होते, वो लोग रहते साथ में, उनको विष कहा जाता। अब अगर हम बात करें तो एक ऋग्वेद में एक उल्लेख आता है, अगर हम बात करें ऋग्वेद में ही, तो ये गाय की संपत्ति के तौर पे देखा जाता था। ये तो कन्फर्म है, क्योंकि कृषि यहाँ मुख्य रूप से जो ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल के लोग रहे, उनका मुख्य रूप से जो संपत्ति रहा वो गाय रहा, क्योंकि एक तरीके से इनके लिए कृषि, गाय और ये चीज़ें संपत्ति के साधन रहे। ठीक है, अगर हम इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि गाय को जब संपत्ति के रूप में किस प्रकार से देखा जाता, तो हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद में एक उल्लेख आता है, वो उल्लेख है ऋषि विश्वामित्र का। ठीक है, जब हम ऋषि विश्वामित्र की बात कर रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कि ऋषि विश्वामित्र के परिवार में 13 ऋषि रहते। ठीक है, उनके परिवार में
अगर हम बात करें, ऋग्वेद में एक उल्लेख आता है, ठीक है, ऋषि विश्वामित्र का, ठीक है। अब जब हम ऋषि विश्वामित्र का उल्लेख आता है और हम उनका बात देखते हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें जो मुख्य रूप से है, तो इसमें परिवार में 13 ऋषि जो होते हैं वो साथ साथ रहते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, ऋषि विश्वामित्र के परिवार है, ठीक है। ये ऋग्वेद में कहानी के तौर पे उल्लेख है। तो इसमें ऋषि विश्वामित्र का एक परिवार है जिसमें 13 ऋषि रहते हैं, ठीक है। 13 ऋषि एक परिवार में रहते, 13 ऋषियों का एक परिवार है, ठीक। अब जब देखते हैं हम लोग कि ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र में के परिवार में 13 ऋषियों का एक परिवार है। अब 13 ऋषियों के परिवार में क्या होता है कि कुछ ऐसे ऋषि हैं जो यज्ञ करते हैं, ठीक है। अब जो कुछ ऐसे ऋषि हैं यज्ञ करते हैं, बाकी जो ऋषि हैं वो कहाँ चले जाते हैं, गायों को जंगल में लूटने के लिए, ठीक है। अब जब जो बाकी ऋषि हैं वो गायों को लूटना शुरू करते हैं, गायों को लूटने के लिए जाते हैं, ठीक है। और जो बाकी कुछ ऐसे ऋषि हैं जो यज्ञ करते हैं ताकि एक होता है ना कि हम यज्ञ करें, पूजा करें, किसी के लिए दुआ करें कि वो अपने कार्य में सफल हो जाए या बाकी चीज़ें हो जाए। तो इसी तरीके से यज्ञ किया जाता है ताकि वो संपत्ति की प्राप्ति में सफल हो सके, और ये चीज़ें वहाँ पे है, ठीक है। तो अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो यज्ञ करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो गायों को लूटने जाते हैं। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि वो लोग क्या करते हैं, 20 गाय को लूट के आ जाते हैं, ठीक है। हम इसमें देखते हैं कुछ यज्ञ करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो गाय यानी संपत्ति के रूप में इनको जंगल में लूटते, जंगल में जाते लूटते, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो गाय या संपत्ति लूट के लाते हैं जंगल में से, तो यहाँ पे क्या होगा आप ही बताइए ना। कि जैसे कोई है, ठीक है। अब 10 लोग का एक घर है, 10 लोग हैं उस परिवार में, एक व्यक्ति है जो मेहनत करता है, जाता है बाहर से पैसे लाता है, ठीक है। बाकी 4 लोग 5 लोग घर में, 5 लोग जाते हैं कमाने के लिए। संपत्ति किसके पास ज़्यादा होनी चाहिए, जो 5 लोग कमाने हैं, 5 लोग जो पैसा लाएंगे संपत्ति तो उनके पास में होगी। बाकी 5 लोग अगर ये चाहें, इनकी इच्छा है तो ये दे सकते हैं, नहीं चाहे तो एक तरीके से आज के समाज में तो वो भी नहीं देते, अगर कुछ थोड़े से बेहतर होते तो बिल्कुल दे देते। तो ये चीज़ें यहाँ भी रही। अब जो लूटने जाएगा, सीधी सी बात है, वो मेहनत किया है, संघर्ष किया है। मान लीजिए ये क्या करते हैं, 20 गाय लूट लेते हैं, ठीक है। अब ये 20 गाय लूट लेते हैं, होता ये है कि अब ये कहते हैं कि अब ये कुछ यज्ञ करने वाले भी रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, इनका भी कुछ भाग होता। तो अब यहाँ पे कई होता है, जैसे एक होता होरोता पुरोहित, ठीक है, पुरोहित, ठीक है। ये ऋग्वेद के पुरोहित को होरोता पुरोहित भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब ऐसे ही एक रहे अंगिरस। तो हम जब ये देखते हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 20 गाय हैं, 20 गाय में से होता है कि चलो यार बाकी हम जो गाय हैं वो रख लेंगे, लेकिन 6 गाय का क्या करते हैं कि ये लोगों ने यज्ञ किया है, इन लोगों ने घर पे पूजा पाठ और बाकी चीज़ें की है, तो इसलिए इनको भी दी जाती है। तो ये क्या करते हैं कि 6 गाय इनको दे देते हैं, ठीक, 6 गाय ये दान कर देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जब ये 6 गाय देते तो इसमें भी होता कि जो मुख्य पुरोहित है उसको आधा हिस्सा दिया जाएगा। तो अब ये 6 गाय हमने दिया ही है, बाकी जो बचे गाय हैं वो ये जो लोग हैं जो जंगल से लूट के लाए हैं ये अपना ले लेते हैं, लेकिन जो 6 गाय है ये देते हैं। इसमें से 6 में क्या है कि आधा हिस्सा करीब, जो आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा वो किसका होता, होता पुरोहित का, यानी 3 तो इन्हीं को मिल गया। अब बाकी 3 में क्या होता, किसी के पास 2 तो किसी के पास 1 गाय, यही हो सकता है, क्योंकि आधा हिस्सा तो आपने ले ही लिया। तो अब बचा क्या, किसी के पास 2 होगा, किसी के पास 1 होगा, 6 ही है आपके पास। तो इसमें क्या होता कि अब हम देख रहे हैं कि पुरोहित वर्ग में एक चीज देख रहे हैं हम लोग कि कुछ निर्धन पुरोहित हैं जिनके पास कम संपत्ति है,
कुछ जैसे हुरोता पुरोहित हैं तो इनके पास ज़्यादा संपत्ति है, यानी कहीं ना कहीं इनमें भी निर्धनता और संपन्नता वाली चीज़ें यहाँ हमें दिखाई पड़ती है कहीं ना कहीं, क्योंकि सीधी सी बात है कि जब इनके पास अधिक गाय होंगी तो इनके पास अधिक संपत्ति है, संपन्न व्यक्ति हैं ये। लेकिन और ऐसे लोग जिनके पास एक ही गाय मिले, ठीक है, तो जब हम एक गाय की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो संपन्न तो नहीं होंगे, उनके पास गाय की कमी होगी। जैसे एक हमारे जो ऋषि हैं, जो पुरोहित ही हैं, वो कौन है? अग्निग्ध पुरोहित, ठीक है। अब जब ये हैं, इनको मान लीजिए मिला एक गाय, इनको मिला 3 गाय। अब सीधी सी बात है कि इनके पास आधी संपत्ति सीधे चली आई, बाकी कोई पुरोहित है उसको मिल गया 2। अब बताइए ना कि यहाँ पे एक व्यक्ति जो समाज में कहीं ना कहीं संपन्न हो रहा है, संपत्ति अधिक हो रही है, एक व्यक्ति जो यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको संपत्ति की कमी हो रही है। और हम देख रहे हैं यहाँ पे कि निर्धनता जैसी चीजें, गरीबी जैसी चीजें कहीं ना कहीं कमजोर है, संपत्ति से ये कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं विष की। जब हम देखते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि जो समस्त जन होते हैं उनको क्या कहा जाता है? विष। ये क्या होते हैं? समस्त जन होते हैं। अब ये भी कई तरीके से बंटना शुरू हो गए। जैसे इससे पहले हमने इसमें देखा तो ये जो गाय लूटने जाते हैं इनको क्या कहा जाता है? जैसे कुछ यज्ञ करते, ये कौन हुए? पुरोहित हुए। लेकिन जो गाय लूटने या जंगलों में जाते या संपत्ति अर्जित करते वो कौन हुए? तो उनको कहा जाता गृहपति, ठीक है, गृहपति कहा जाता, ठीक। यानी कि जो जंगल में गाय लूटने जाते वो गृहपति होते, और जो घर पे यज्ञ या पूजा पाठ या बाकी चीजें करते वो कौन होते? वो पुरोहित होते, ठीक है। ये 2 वर्ग, ठीक। तो जब हम इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि 20 में भी एक वर्ग कौन है? पुरोहित, ठीक है। एक वर्ग कौन है? ये यज्ञ और बाकी चीजों का कार्य करते हैं। एक वर्ग हमें दिखाई पड़ता है गृहपति। ये कौन है? जो जंगलों में लूटने जाते संपत्ति को, गाय को, ठीक है। ये हम लोग जब पुरोहित की बात करते हैं तो पुरोहित में भी हमें 2 कैटेगरी दिखाई पड़ती है। कौन? एक जो काफी ज्यादा संपन्न है, ठीक। एक जो निर्धन है, जो निर्धन पुरोहित है, ठीक है। इनमें कहीं ना कहीं समाज में हमें एक तरीके से असमानता दिखाई पड़ रहा है। समाज में हम देख रहे हैं किस प्रकार से इनमें अनइक्वालिटी जैसी चीजें दिखाई शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं गृहपति की। तो गृहपति जो जंगल से लूट के लाता, एक और होता उसको भी हम विष कहते। वो कौन होता? जैसे गाय के बदले वो कुछ ले लेता, ठीक है, कुछ वस्तुओं को दे करके कोई चीज, यानी एक तरीके से कह सकते जो आर्थिक क्रियाएं संपन्न करते, ठीक है, आर्थिक क्रियाएं करने वाले, आर्थिक क्रियाएं ये करते हैं, ठीक है। अब हम ये 3 तरीके से कैटेगरी हमें दिखाई पड़ती है कहीं ना कहीं, ठीक है। जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आर्थिक क्रियाएं करने वाले हैं, गृहपति है जो जंगल से लूट के आता है, और कहीं ना कहीं एक असमानता हमें दिखाई यहाँ पड़ रही है, ठीक है। समाज में धीरे धीरे कुछ परिवर्तन जैसी चीजें हमें दिखाई आ रही है, आर्थिक असमानता हमें दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ और भी होते, जैसे तो हमने इसमें क्या देखा, ये जो संपन्न होते ये समृद्ध होते हैं, ठीक है, ये होते। कुछ और तरीके के समाज में मतलब अलग अलग लोग होते, क्योंकि हमने देखा कि ये 3 तरह के समाज में लोग रहते हैं, एक पुरोहित वर्ग, एक गृहपति वर्ग और एक विष। हमने देखा समाज में इस तरीके के लोग रहते हैं, लेकिन क्या और होते? तो हाँ बिल्कुल, एक लोग होते जिनको नृ कहा जाता। अब ये नृ कौन है? जो निकट संबंधी होते, उनको ऋग्वेद में नृ कहा गया है, ठीक। जो निकट निकट संबंधियों के लिए ये जो वर्ड है ये प्रयोग में लाया गया है, ठीक है। अच्छा, एक और होता चरसिड़ी।
जब हम चरसीड़ी की बात करें, ये जो दूरस्थ होते हैं, ये दूरस्थ वाले कौन होते हैं? तो अगर हम दूरस्थ संबंधी की बात करें तो अभी जैसे आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो होता क्या है कि आप तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपके जो निकट वाले हैं वो तो जानते होंगे, लेकिन दूरस्थ वाले नहीं जानते होंगे। आपका जो भी निकलेगा ना, या फिर अगर हम बात करें कि आप जब कुछ करना शुरू करते हैं अपने लाइफ में, कुछ एक सफल व्यक्ति के तौर पे जब वो करते हैं ना, तो ये जो सरसिड़ी है ना, जो दूरस्थ वाले हैं, जो दूरस्थ रिश्तेदार हैं, आपके मामा के, ताऊ के, चाची के रिश्तेदार हैं हम, तो इस तरह के जो दूरस्थ वाले हैं वो आपको दिखने लग जाएंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो दूरस्थ संबंधी हैं ये कौन होते हैं। ठीक है, तो दूरस्थ संबंधियों के बारे में आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं वापस। तो हम लोग देखते हैं कि जो पूर्व वैदिक काल है, पूर्व वैदिक काल किस प्रकार से समाज में है। ठीक है, तो हम पूर्व वैदिक काल में देखते हैं कि ये इस तरीके से समाज में बटे हुए हैं। समाज में इस तरीके से लोगों के अपने अपने कार्य हैं, लोग अपने अपने कार्य करते हैं। इसी को हम लोग देखते हैं कि जब 7वें मंडल में आते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि 7वें मंडल में वो किसको, अगर हम कहें तो 7वें मंडल में वो किसको है? वरुण को समर्पित है। ठीक है, 7वां मंडल किसको समर्पित है? वरुण को समर्पित है। आपको ऋग्वेद वाले में 10वें मंडल के बारे में हमने बताया हुआ है। ठीक है, इससे पहले वाले टॉपिक में। ठीक है, तो जो 7वां मंडल है वो किसको है? 7वां मंडल वरुण को समर्पित है। ठीक है, तो 7वें मंडल में एक आता है कि एक कोई व्यक्ति है, वो कहता है कि या तो हमें, ठीक है, एक व्यक्ति है वो कहता है कि या तो हमें समृद्ध पुरोहित बना दो, ठीक है, या तो हमें समृद्ध गृहपति बना दे, या तो हमें समृद्ध विष बना दे। जब हम ये देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार से समाज में एक तरीके से एक समृद्ध पुरोहित बना दो, ठीक है, या तो हमें समृद्ध क्या बना दो? गृहपति बना दो, या तो हमें समृद्ध विष बना दो। ठीक है, ये प्रार्थना की गई है कि हमें समृद्ध बनाओ, तो किस तरीके से बनाओ। ठीक है, यानी पुरोहित बनाओ तो समृद्ध बनाओ, गृहपति भी बनाओ तो समृद्ध बनाओ, और विष यदि आप बना रहे तो ये प्रार्थना के तौर पे कहा गया कि हमें समृद्ध विष बनाओ। इसमें भी हम एक तरीके से देखते हैं कि इसमें भी एक तरीके से कहीं ना श्रेष्ठता का भाव आना शुरू हो गया था, क्योंकि सबसे पहले यहाँ मांग की गई है हमें समृद्ध पुरोहित बनाओ, दूसरे नंबर पे मांग की गई कि हमें समृद्ध, या तो हमें समृद्ध गृहपति बना दो, या तो तीसरे नंबर पे मांग की गई है समृद्ध विष बना दो। यानी समाज में कहीं ना कहीं एक श्रेष्ठता का जो भाव है वो भी हमें यहाँ दिखाई पड़ता है समाज में। ठीक है, ये एक तरीके से जो था ये कर्म के आधार पे था, लेकिन कहीं ना कहीं श्रेष्ठता का जो भाव है वो हमें दिखाई पड़ता है इस समाज में। ठीक है, अब हम जब इसके बाद देखेंगे तो ठीक इसी तरीके से इसी को 10वें मंडल में हम देखेंगे। 10वें मंडल में, यहाँ पे जब 10वें मंडल में हम देखेंगे तो 10वें मंडल में क्या है? हमें जो पुरुष सूक्त है उसमें वर्ण व्यवस्था के रूप में बताया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो जब हम देखेंगे तो 7वें मंडल में हमने देखा, 7वें मंडल में हमने क्या देखा? समृद्ध, ठीक है, समृद्ध पुरोहित बना दो, समृद्ध, या तो हमें समृद्ध पुरोहित बना दो, ठीक, या तो समृद्ध गृहपति बना दो। ये प्रार्थना की गई है किसमें? 7वें मंडल में जो वरुण को समर्पित है। ठीक है, या तो हमें समृद्ध विष बना दो। ठीक है, पहले हमने देखा किस प्रकार से जो समाज है वो अलग अलग तरीकों से अपने कर्म के आधार पे कार्य करता है। पुरोहित वर्ग और गृहपति किस प्रकार से जंगल में लूटने जाता है, और विष है जो आर्थिक क्रियाएं संपन्न करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक प्रार्थना की गई। इसमें भी हमने देखा कि एक श्रेष्ठता का भाव, कि सबसे पहले पुरोहित की डिमांड की गई कि हमें समृद्ध पुरोहित बनाओ, दूसरे नंबर पर डिमांड की गई है कि हमें समृद्ध गृहपति बनाओ, और तीसरे नंबर पर डिमांड की गई है कि हमें समृद्ध विष बनाओ। तो जब हम ये चीजें देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो समाज है उसमें एक श्रेष्ठता का भाव हमें दिखाई पड़ता है कि हम श्रेष्ठ हैं या बाकी क्या है। ठीक है, इसी को
जब हम 10वें मंडल में देखेंगे तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, जब हम पुरुष सूक्त में देखेंगे तो जब हम 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में देखते हैं तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में एक वर्ण व्यवस्था की बात है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था कैसे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, जब हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात करते हैं तो ठीक इसी प्रकार से जो समाज है वो यहाँ पे हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये किसके आधार पे है, कर्म आधारित। ठीक है, कर्म आधारित है। ठीक, तो हमें यहाँ पे इसी का रूप हमें यहाँ पे पुरुष सूक्त में दिखाई पड़ता है वर्ण व्यवस्था के रूप में। ठीक है, वर्ण व्यवस्था के रूप में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये जो समाज है श्रेष्ठता का भाव रखता है, या कौन श्रेष्ठ है कौन उसके निम्न है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें दिखाई पड़ती है। इसके बाद हम समाज में देखें किस प्रकार से समाज मतलब कर्म के आधार पर बांटा हुआ है, किस प्रकार से समाज में क्या होता, तो ये चीज़ें हमें दिखाई देती है। शूद्र में भी दो तरीके के लोग थे। अगर हम शूद्र की बात करें तो इसमें एक थे दास, एक थे दस्यु। ठीक है, जो आर्य जो है भारत में जब आए, आर्य जो आए हैं वो जो आर्य हैं वो दस्यु के प्रति उतना दासों के प्रति उतना कठोर नहीं थे जितना दस्यु के प्रति थे, क्योंकि ये जो पुरानी परंपराएं हैं ये मानते चले जाते। क्योंकि एक राजा हुए भारत के, एक कहा जाता है सुदास, तो कहीं ना कहीं आर्यों में कई ऐसे भी मिलते हैं जिनके टाइटल में दास लगा हुआ था, तो कहीं ना कहीं इनको भी एक तरीके से आर्य माना जाता है। लेकिन दस्यु के प्रति जो आर्य रहे वो काफ़ी ज़्यादा कठोर रहे। ठीक है, ये बाकी जगहों पे देखा जाएगा। ठीक है, जब हम लोग उत्तर वैदिक और बाकी चीज़ें देखेंगे तो ये हमारा स्वरूप रहा ये एक तरीके से। अब हम देखेंगे कि महिलाओं या स्त्रियों की स्थिति ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल में कैसी रही, क्योंकि हमने 7वें मंडल में और 10वें मंडल में देख लिया है। ठीक है, तो अगर हम महिलाओं की बात करें या स्त्रियों की बात करें, ठीक है, अगर हम स्त्रियों की बात करें तो हमने ये देखा कि हम दो तरीके से, हम जब पूर्व वैदिक काल को पढ़ें तो उसमें दो चीज़ें हम देखेंगे। पहला कि वर्ण व्यवस्था या समाज कैसा था, दूसरा हम देखेंगे कि जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति कैसी थी। ठीक है, तो हमने देखा कि वर्ण व्यवस्था थी लेकिन कर्म के आधार पे थी। जो समाज था वो 3 तरीकों से 4 तरीकों से बटा हुआ था कर्म के आधार पे। कुछ लोग ऐसे होते जो यज्ञ करते, कुछ ऐसे होते जो जंगल में जाते और लूट करते संपत्ति का, गाय का लूट करते क्योंकि गाय ही संपत्ति का साधन था, और कुछ ऐसे होते जो आर्थिक क्रियाएं करते। एक तरीके से समाज जो है वो बटा हुआ था। पुरोहित वर्ग में भी हम देखते हैं कि निर्धनता और कहीं ना कहीं समृद्ध होने की बात की गई है। 7वें मंडल में हम जब पढ़ते हैं जो वरुण को समर्पित है, तो जब हम 7वें मंडल में देख रहे हैं तो हम 7वें मंडल में क्या देखते हैं कि 7वां मंडल जो है उसमें प्रार्थना की गई है कि या तो हमें समृद्ध पुरोहित बनाइए, या तो हमें समृद्ध गृहपति बनाइए, या तो हमें समृद्ध फीस बनाइए। यानी कि इसमें भी कहीं ना कहीं एक श्रेष्ठता वाली चीज़ कहीं ना कहीं हमें दिखा रही है कि सबसे पहले डिमांड किसकी गई, पहले तो हमें पुरोहित बनाओ। हाँ ठीक है, वो नहीं हो पाता है तो एक काम करो, हमें समृद्ध क्या करिए, गृहपति बना दे। अगर वो भी नहीं हो पाता है तो अगर आप हमें विष भी बना रहे हैं तो उसमें भी हमें समृद्ध बनाइए। कहीं ना कहीं एक श्रेष्ठता का भाव हमें दिखाई देता है। ठीक वही चीज़ हमें 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के रूप में दिखाई पड़ता है पुरुष सूक्त में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में, कि कौन किस प्रकार से श्रेष्ठ भाव रखता है, लेकिन वो भी कर्म के आधार पर रखता है। ठीक है, अब हम देखते हैं महिलाओं की स्थिति, महिला किस प्रकार से थी। तो हम देखते हैं कि जो पूर्व वैदिक समाज रहा वो कैसा रहा, समता मूलक समाज। ठीक है, समता मूलक समाज रहा। अब यह समता मूलक समाज रहा। अब जब समता मूलक समाज को हम देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे कुछ चीज़ें ऐसी कि क्या क्या चीज़ें रही जो महिलाओं को रही या नहीं रही। जैसे हम इसमें देखेंगे कि महिलाएं जो थी, हम इसमें दो चीज़ें होंगी। पहला कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार था या नहीं था, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये चीज़ है कि आज भी हम लोग महिलाओं के लिए, अगर हमारे संसद में बिल पास होता है कि इतनी % महिलाओं को क्या आरक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वो हमारे संसद में बैठ सके, इतनी महिलाएं हों, इनको इतना आरक्षण दिया जाए, ये चीज़ें
हैं। आर्टिकल 15 में भी हम लोग देखते हैं, आर्टिकल 15 में जब हम क्लॉज 2 देखते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं है कि क्लॉज 2 या क्लॉज 3 में है, ध्यान नहीं आ रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं जब हम आर्टिकल 15 में देखते हैं उसमें अलग अलग क्लॉजेस बने हुए हैं। तो जो क्लॉजेस बने हुए उसमें एक क्लॉज में लिखा गया है कि बच्चों और महिलाओं के लिए कुछ छूट प्रदान की जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो क्या है, क्योंकि समाज में कुछ एक वर्ग ऐसा रहा जो दबता हुआ चला गया, ठीक है, उसमें एक वर्ग महिलाओं का भी रहा। तो एक तरीके से हम सबसे पहले देखेंगे कि जब ये पूर्व वैदिक काल रहा या ऋग्वैदिक समाज रहा, इसमें महिलाओं को राजनीतिक अधिकार था या नहीं, ठीक है, राजनीतिक अधिकार था या नहीं था। और दूसरा हम लोग देखेंगे इनके पास संपत्ति का अधिकार था या नहीं। ये दो चीजें समाज में महिलाओं के लिए है कि संपत्ति का अधिकार था या नहीं था, और बाकी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जब हम देखते हैं तो एक राइटर हैं, एक इतिहासकार हैं, केसी श्रीवास्तव करके हैं, वो कहते हैं कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था, ठीक है, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार या राजनीतिक अधिकार नहीं था। लेकिन जब बाकी चीज़ें हम देखते हैं समाज में, तो हम कहीं ना कहीं ये चीज़ देखेंगे कि जो महिलाएं थी ऋग्वैदिक समाज में, जो महिलाएं रही हैं वो क्या थी। तो ऋग्वैदिक समाज में जो महिलाएं हैं वो सभा, ठीक है, महिलाएं सभा, समिति और विदत, ठीक है, इसमें महिलाएं क्या होती थी, भागीदार होती थी, ठीक है। इसमें जो महिलाएं हैं वो भागीदार होती, यानी भागीदारी करती। जब हम ये चीज़ देख रहे हैं कि महिलाएं कहीं ना कहीं सभा में, समिति में, विदत में कहीं ना कहीं भागीदारी करती, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार तो था। अब आज के समय में जैसे हो कहा जाए कि हाँ, महिलाएं हमारे संसद में या विधानसभाओं में बैठती हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में जो हमारे सदन है, या तो राज्यों के जो विधानसभा है वहाँ पे अब महिलाएं बैठती हैं, महिलाएं अपनी बातें रखती हैं, अपने क्षेत्र की बातें रखती हैं। और बाहर लिखा जाए कि महिलाओं को क्या है, राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो जब महिलाएं सभा, समिति, विदत इन चीज़ों में जब बैठती, सीधी सी बात है कि महिलाओं को कहीं ना कहीं उस समय पे राजनीतिक अधिकार था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि संपत्ति का बात करें, संपत्ति का अधिकार था या नहीं था। तो 8वें मंडल में एक महिला का जिक्र आता है, लोपामुद्रा का, ठीक है। 8वें मंडल में, जो 8वां मंडल है हमारा ऋग्वेद का, ऋग्वेद के 8वें मंडल में एक महिला का जिक्र आता है, लोपा मुद्रा। तो जब हम लोपा मुद्रा की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं गाय को या पशु को मतलब इनको संपत्ति के तौर पे देखा ही जाता था। तो इसमें इनको संपत्ति रखने की बात की गई है कहीं ना कहीं, और संपत्ति क्या है, गाय ही है, ठीक है। तो ये गाय या पशु की बात करें तो ये है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं को संपत्ति का भी अधिकार था पूर्व वैदिक समाज में या ऋग्वैदिक समाज में, महिलाओं को संपत्ति का भी अधिकार था। बाद में चल के उत्तर वैदिक समाज में कहीं ना कहीं ये चीज़ें आती हैं, उनको नहीं दिया जाता, और बाकी जो उपनिषद हैं और बाकी चीज़ों में आपको उत्तर वैदिक समाज में बताया जाएगा। हम लोग जब ऋग्वैदिक समाज में देख रहे हैं तो महिलाओं को संपत्ति का अधिकार भी है, राजनैतिक अधिकार भी है, क्योंकि महिलाएं सभा में, समितियों में और विदत में भाग लेती थी। अन्य सभाओं में, समितियों में और विदत में महिलाएं भाग लिया करती थी। संपत्ति की बात करें तो हमें 8वें मंडल में कहीं ना कहीं एक महिला का जिक्र आता है, लोपामुद्रा, जिसमें गाय रखने की बात की गई है, यानी संपत्ति का अधिकार था। अब एक तरीके से देखते हैं विवाह क्या था, विवाह कैसा होता, ठीक है। तो जब हम विवाह की बात करें, तो जब हम विवाह की बात करते हैं, जब हम विवाह की बात करते हैं, ठीक है, जब हम विवाह की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग विवाह में। तो विवाह में हम लोग देखेंगे कि आदिम प्रकार के विवाह, ठीक है, यानी पहले कैसे विवाह होते, जो आदिम विवाह होते, ठीक है।
जब हम आदिम विवाह की बात करेंगे तो हम देखेंगे किस प्रकार के विवाह जो होते रहे, ठीक है। तो एक विवाह होता भाई बहन, भाई बहन विवाह, ठीक है। अब जैसे जो शुरुआती समाज है, कहा जाता है कि जो शुरुआती समाज रहा होगा, जो इनिशियल समाज रहा होगा, कहीं ना कहीं समाज बाद में आज जनसंख्या हो गई और बाकी चीज़ें रही, लेकिन जब इनिशियल समय रहा होगा, इनिशियल समाज रहा होगा, शुरुआती समाज रहा हो, तो कहीं ना कहीं ये विवाह जरूर रहा होगा, तभी जा कर के मतलब जो बाकी समाज है या बाकी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं ये विस्तार हुआ, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें एग्जाम्पल का कि क्या कौन सा ऐसा एक एग्जाम्पल है जो ऋग्वेद में है, तो एक जिक्र आता है हमें, अगर हम बात करें भाई बहन विवाह में, तो हमें क्या आता है, हमें भाई बहन विवाह में एक जिक्र आता है किसका, तो एक सूर्या का, ठीक है। जिसका विवाह किससे होता है, अगर सूर्या की बात करें तो उसका विवाह अश्विन कुमारों जो उसके भाई थे उनसे होता है, ठीक है, अश्विन कुमारों से, ठीक है। ये जिक्र आता है। अच्छा, एक और किस तरीके के विवाह का प्रचलन रहा, तो हम लोग देखते हैं कि बहुपत्नी विवाह, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुपत्नी विवाह में लीगो की बात आती है, ठीक है। बहुपत्नी विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपत्नी विवाह यानी एक व्यक्ति कई पत्नियां रख सकता था, ठीक है। ऐसे विवाह के भी प्रचलन रहे। और किस प्रकार के विवाह की बात करें हम, तो ये बहुपत्नी विवाह रहा, बहुपति विवाह रहा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे बहुपति विवाह, बहुपति विवाह, ठीक है। जब हम बात करेंगे बहुपति विवाह की, तो हम लोग बहुपति विवाह में देखेंगे कि बहुपति विवाह में कहाँ हमें उल्लेख मिलता है, तो बहुपति विवाह में एक आता है मरुत, जो भाई थे, जो आंधी तूफान के देवता थे, मरुत, ठीक है। तो जो आंधी तूफान के देवता थे मरुत भाई, इनका विवाह होता है, ठीक है। मरुत भाइयों का विवाह, जो कि आंधी तूफान के देवता थे, इनका विवाह होता है रोदसी नाम की महिला से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुपति विवाह भी है, ठीक है, यानी कई भाइयों का विवाह एक महिला के साथ होना, तो एक तरीके से कहा जाता है एक महिला के कई पति जब हो, ठीक। तो ये यहाँ पे हमें रहा, ये चीज़ें हमें दिखाई पड़ रही हैं कहीं ना कहीं। बहुपत्नी विवाह एक तरीके से ठीक है, बहुपत्नी विवाह तक तो चल जा रहा है, मेल ईगो की बात है, बहुपत्नी विवाह चल जाएगा। लेकिन जब बहुपति विवाह की बात आती है, तो एक है कोई कहानी, ध्यान नहीं आ रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं जब पति पूछता है कि अगर मेरे और भी मतलब बाकी, अगर मेरे कोई और पत्नी हो तो क्या है, तो पत्नी उस पर रिप्लाई करती है कि अगर मेरे और पति हो तो फिर कहीं ना कहीं ये एक तरीके से मेल ईगो की बात आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो ये विवाह इस तरीके से यहाँ पे रहे। अगर हम बात करें कि और इस तरीके के जो विवाह हैं, ठीक है, इस तरीके के जो आदिम विवाह है, आदिम विवाह जो इस तरीके का हमें दिखाई पड़ता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस तरीके का जो आदिम विवाह है आज भी हमें ट्राइबल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। हमें ट्राइबल्स में अभी भी ये चीज़ें देखने को मिलता है। जो बोडो हैं, जो बोडोलैंड की मांग कर रहे हैं, जो बोडो ट्राइब्स हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं ऐसे विवाह हैं प्रचलन। और बाकी जो है, जो नागालैंड में एक जनजाति है, उनमें है। तो इनमें क्या होता है ना कि एक तरीके से अगर किसी महिला या सास जो है, अगर वो विधवा हो गई हो तो उसकी शादी उसके दामाद से कर दी जाती, या तो कोई एक महिला है, अगर उसके पति की मृत्यु हो जाए, कुछ ऐसे ट्राइबल्स हैं, जो कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जहाँ अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाए तो वहाँ पे उसके बड़े बेटे से उसका विवाह कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये संपत्ति बचाने के लिए, एक तरीके से जो संपत्ति होती है, संपत्ति को बचाए रखने की एक योजना के तौर पे देखा जाता, ठीक है। तो इस तरीके से होता। अब तो खैर इनका जो एरिया है, एक तरीके से आज भी हम लोग देखते हैं। अभी जब अंग्रेजी शासन रहा, जब अंग्रेजी शासन जो ब्रिटिश काल रहा, तो हम लोग ब्रिटिश काल में हम क्या देखते हैं
कि ब्रिटिश काल में ब्रिटिशर्स ने हर जगह हाथ लगाया, हर जगह हस्तक्षेप किया, इंटरफेयर किया, लेकिन वो धर्म के क्षेत्र में या ट्राइबल्स के क्षेत्र में वो नहीं इंटरफेयर करते। उसकी वजह क्या है कि जब जब उन्होंने ट्राइबल एरियाज में जब जब उन्होंने हस्तक्षेप किया, इंटरफेयर किया, तो कहीं ना कहीं उनको ये सामना करना पड़ा उनका। कहीं ना कहीं बार बार वो रिवोल्ट करते, क्रांति करते, विद्रोह करते, जैसी चीज़ें वो बार बार करते हैं। हमें कहीं ना कहीं और जैसे क्या हुआ अगर हम देखें तो भील विद्रोह, रंपा विद्रोह, है ना, तो ये जो विद्रोह हैं ये होता, ठीक है। तो इस तरीके से विद्रोहों का सामना करना पड़ता। अब खैर एक बार तो ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति ने ट्राइबल एरिया में जाके उनका वीडियो बना के शेयर कर दिया, इसलिए जो सरकार है वो उसको रेस्ट्रिक्टेड एरिया बना दी है ताकि उसमें कोई ना जाए। अगर मान लीजिए अगर कोई जाता है, उन पर अटैक होता है और उनको मारा जाता है, मार दिया जाता है, तो उनके खिलाफ कोई एफआईआर या बाकी चीज़ें पुलिस केस नहीं बनता है, क्योंकि आप उनके समाज में हस्तक्षेप या इंटरफेयर करने गए हैं। इस वजह से उनका एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, उन वहाँ उधर जाना प्रतिबंधित है एक तरीके से, ठीक है। तो ये विवाह का चीज़ रहा, ठीक है। किस तरीके से विवाह रहा होता था ऋग्वैदिक समाज में, किस प्रकार से महिलाओं को राजनीतिक अधिकार और संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। अगर हम एक बार देख लें तो यहाँ पे हम देखते हैं दो तरीके से था, एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का हमें जो सोर्स है वो कहाँ से मिलता है, ऋग्वेद से। और उत्तर वैदिक काल के जो सोर्स हैं, जो स्रोत यानी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद, जो बाकी चारों वेद हैं, उपनिषद हैं और ब्राह्मण ग्रंथ है, उनसे हमें मिलती है। अगर हम पूर्व वैदिक काल या पूर्व वैदिक समाज की बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं, जो 1500 बीसी से 1000 बीसी, यानी करीब 400-500 साल का जो समाज रहा, अगर हम उसके बारे में देखें तो हम यहाँ दो चीज़ें देखेंगे कि किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था थी, किस प्रकार से स्त्रियाँ थी। तो यहाँ हम देखते हैं जब वर्ण व्यवस्था में तो कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में विवाह कर सकता था। ये कब, पूर्व वैदिक समाज। उस समाज में कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में विवाह कर सकता था, ठीक है। इनको हम लोग प्रतिलोम और अनुलोम विवाह करते, इनको वर्ण संकर इनके लिए प्रयोग किया गया, ठीक है। अब जब हम देखते हैं तो जो पुरुष अगर निम्न वर्ग है, महिला अगर उच्च वर्ग से है, जो उच्च वर्ण से है, तो उसको प्रतिलोम, महिला निम्न वर्ग से है, निम्न वर्ण से है, और पुरुष उच्च वर्ण से है, तो उसको अनुलोम विवाह कहा जाता, ठीक है। जब हम बात करते हैं यहाँ पे तो जो समस्त जन होते जो, उनको विष कहा जाता, ठीक है। गाय को संपत्ति के रूप में देखा जाता, संपत्ति के तौर पे जाना जाता। तो जब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते जो जंगल में जाते, लूटपाट करते और संपत्ति अर्जित करके लाते, यानी गाय, ठीक है, तो उनको हम गृहपति कहते। अब वो जब वापस लाते तो कुछ हिस्सा यज्ञ करने वाले पुरोहितों को दे दिया जाता, जैसे होता पुरोहित हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से जब दे दिया जाता तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं अग्निग्ध पुरोहित होते तो कहीं ना कहीं आधा हिस्सा जो होता पुरोहित होते उनको ही दे दिया जाता। तो पुरोहितों में क्या होता कि एक ऐसा पुरोहित जो समृद्ध है, एक ऐसा पुरोहित जो निर्धन है। तो इस तरीके से इनमें कहीं ना कहीं जो है असमानता, आर्थिक असमानता हमें दिखाई पड़ती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि ये समाज कर्म के आधार पर 3 तरीकों से हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। पुरोहित वर्ग जिसमें 2 टाइप होते हैं, गृहपति, विष। इन्हीं को अगर हम बात करें तो जो 7वां मंडल है, 7वें मंडल में हमें दिखाई पड़ता है कि एक प्रार्थना की गई है, या तो समृद्ध पुरोहित बना दो, या तो समृद्ध गृहपति बना दो, या समृद्ध विष बना दीजिए, ऐसी प्रार्थना है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ता है कि समाज में एक श्रेष्ठता का जो भाव है वो कहीं सबसे पहले हमें दिखाई पड़ता है समृद्ध पुरोहित का, दूसरे नंबर पर गृहपति का, या तो फिर तीसरे नंबर पर अगर बनाना है तो समृद्ध विष बना दो। तो ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, ठीक। इसी को 10वें मंडल में हम देखते हैं, वर्ण व्यवस्था की होती है पुरुष सूक्त में, और कह सकते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो चीज़ है तो वो एक तरीके से कर्म के आधार पर दिखाई पड़ता, यही चीज़ यहाँ पे होता, ठीक है। अब हम देखते हैं तो यहाँ पे यही चीज़ हमें दिखाई पड़ता है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी आप अपने कार्य के आधार पे क्या हैं, ठीक है, वही वहाँ पे होता। हमने देखा कार्य के आधार पे अगर आप पुरोहित हैं
तो आप यज्ञ या बाकी चीज़ें करते। अगर आप गृहपति हैं तो जंगल से जाते संपत्ति अर्जित करते। ठीक यहीं पे ब्राह्मण वेदों का पठन पाठन करता और बाकी चीज़ें करता। जो क्षत्रिय है वो रक्षा का कार्य करता, जो वैश्य है वो व्यापार का कार्य करता, और जो शूद्र है वो सबके लिए सेवा भाव रखता और सबकी सेवा करता। ठीक है, कर्म के आधार पे जो कोई भी व्यक्ति मतलब वो क्या बन सकता है वो बन सकता था। ऐसा नहीं है कि आप किसी को ऊंचा या नीचा नहीं, एक ही परिवार में कोई व्यक्ति ब्राह्मण, कोई व्यक्ति शूद्र, कोई व्यक्ति क्षत्रिय, कोई व्यक्ति वैसे हो सकता था। जो कि हमें जो ऋषि विश्वामित्र रहे उनके परिवार में हमें हम लोग देखते हैं। ऋषि विश्वामित्र के परिवार में 13 ऋषि का परिवार रहा, जहाँ पे कुछ ऐसे रहे जो यज्ञ का कार्य करते, जो कुछ ऐसे रहे जो संपत्ति अर्जित करने जाते, जिनको हम लोग गृहपति कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक ही परिवार में कई तरह के लोग रह सकते थे। ठीक, अब हम जब बात करते हैं स्त्रियों की कि स्त्रियों की स्थिति क्या रही, तो हम कह सकते हैं कि समता मूलक समाज था। ठीक है, अब स्त्रियों को हम दो सवाल खड़ा होता है कि स्त्रियों को राजनीतिक अधिकार था या नहीं था। दूसरा, समाज में राजनीतिक अधिकार था या नहीं था। दूसरा कि स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार था या नहीं था। जब हम राजनीतिक अधिकार की बात करते हैं तो सभा समिति और विदत में महिलाएं भाग लेती थी। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक समाज में या पूर्व वैदिक समाज में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें दिखाई पड़ रहा है। जब हम बात करते हैं संपत्ति का अधिकार था या नहीं था, तो 8वें मंडल में एक महिला का जिक्र आता है लोपामुद्रा का। तो हम कहते हैं कि जो संपत्ति का अधिकार है वो इनको संपत्ति रखने की बात, गाय रखने की बात की गई, क्योंकि संपत्ति का मानक उस टाइम गाय ही होता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं विवाह की। तो आदिम प्रकार के जब हम विवाहों को देखते हैं तो भाई बहन विवाह इनिशियल में हमें ये कहाँ मिलता है। अगर हमें कुछ देखें तो कहीं ना कहीं ये सूर्या और अश्विन कुमार जो भाइयों का विवाह रहा। हम देखते हैं कि बहुपत्नी विवाह का प्रचलन था या नहीं था, तो बिल्कुल था, क्योंकि कई पत्नियां रहती, एक पति की कई पत्नियां हो सकती थी। इस प्रकार के विवाह भी थे। अगर हम बात करें तो बहुपति विवाह का भी प्रचलन था। हमें एक एग्जाम्पल के तौर पे मरुत जो भाई रहे उनका विवाह एक रोदसी नाम की महिला से रहा। ये आंधी तूफान के देवता थे। ठीक है, ये आंधी तूफान के देवता थे। ठीक, तो ये चीज़ें हमें दिखाई पड़ती। तो एक तरीके से कह के जो विवाह वाला रहा टॉपिक, कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा प्रफुल्लित करने वाला रहा, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह। ठीक है, तो इसके बाद जो अगले टॉपिक आएगा हम लोग उसमें पढ़ेंगे कि ऋग्वैदिक समाज रहा उसकी आर्थिक क्रियाएं क्या रही। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो ऋग्वैदिक काल का जो अर्थव्यवस्था रहा वो कैसा रहा, हम लोग ये देखेंगे। इसके बाद हम लोग बाकी चीज़ें भी देखेंगे। फिर जब ये चीज़ें हम देख लेंगे तो फिर हम लोग चलेंगे उत्तर वैदिक काल में, और 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच का हम लोग देखेंगे किस प्रकार से वो समाज रहा। यानी वहाँ पे महिलाओं को राजनैतिक अधिकार था या नहीं था, संपत्ति का अधिकार था या नहीं था, वो संपत्ति रख सकती थी या नहीं, वो सभा और समितियों में भाग ले सकती थी या नहीं। ये चीज़ हम लोग उत्तर वैदिक समाज में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि उस टाइम विवाह किस प्रकार से होना शुरू हो गया था, किस प्रकार से समाज में भेदभाव बढ़ने लगा था, किस प्रकार से चंडाल की बात आती है और समाज में एक भेदभाव उत्पन्न होता है। जब हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात कर रहे थे जो कर्म के आधार पर था हमारे ऋग्वैदिक समाज में, पूर्व वैदिक काल में, तो वो उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि वो जन्म के आधार पे हो जाता है। तो ये चीज़ें हम लोग अगले वाले टॉपिक में देखेंगे, और इसी के साथ हम लोग आगे के देखेंगे। आगे वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से हैं और किस तरीके से समाज में परिवर्तन है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे जनपद, महाजनपद, किस प्रकार से अलग अलग जगहें और बाकी चीज़ें मिल के एक जनपद बनता है, फिर कई जनपद मिल के महाजनपद बनाते हैं, और बुद्ध, जैन, मौर्य काल, ये चीज़ें हम लोग अगले वाले टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तो मस्त रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, बजाते रहिए गाना। ठीक है, तो ठीक है, और साथ में पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।